जायदाद की खरीदो फरोख्त इंतहाई नाजुक मामला होता है। इस खरीदो फरोख्त के तनाज़े पर फरीक़ैन में बाज़ दफ़ा इतने इख्तलाफात होते हैं कि मामला अदालत में पहुंचने के बाद भी हल नहीं होता, जिससे तंग आकर मुतासरीन कानून को हाथ में लेते हैं और उसके नतीजे में कई अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। नारोवाल के नवाही इलाके में भी मकान की खरीदो फरोख्त के तनाज़े पर 9 बच्चों की मां को कत्ल कर दिया गया। कसूर में देरीना रंजिश पर मुखालफिन ने फायरिंग करके नौजवान को हलाक कर दिया। रावलपिंडी डिवीजन में मुख्तलिफ तनाज़ात पर 448 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया और लाहौर की पुलिस ने राहज़नी और मोटरसाइकिलें छीनने की वारदातों में मुलव्विस 2 गिरोहों के 5 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। जान चाहे चली जाए मगर जमीन ना जाए के उसूल की वजह से कत्लो गारत और लड़ाई झगड़े देहाती जिंदगी का मामूल है। नारोवाल के नवाही इलाके बद्दो महली में भी मकान की खरीदो फरोख्त के तनाज़े पर 9 बच्चों की मां को कत्ल कर दिया गया। नारोवाल के इलाके बदोमली के गांव चंदर के जटा की रहायशी रुकैया बीबी के 9 बच्चे हैं। उसने चंद माह कबल 10 मरले का आबाई मकान रिश्तेदार मोहम्मद शाहिद को फरोख्त करके नारोवाल शहर में रिहायश इख्तियार कर ली, मगर रुकैया के शोहर और बच्चों ने वापस आबाई गांव में रहने की जिद की, जिस पर रुकैया बीबी ने मोहम्मद शाहिद को कहा कि मकान वापस दे दो, मगर इस दौरान शाहिद ने ये मकान एक दूसरे रिश्तेदार अख्तर को फरोख्त कर दिया था। रुकैया बीबी ने अख्तर को 2 लाख रुपए जायद देकर मकान वापस खरीद लिया। बाद में अख्तर ने रजिस्ट्री करवाने से इनकार कर दिया, जिस पर उनका झगड़ा हो गया। अख्तर वगैरह की फायरिंग से रुकैया बीबी का भतीजा अकबर अली गोली लगने से जख्मी हो गया और दोनों के दरमियान मुकदमाबाजी शुरू हो गई। मेरी चची ने ज्यादा पैसे देकर मकान दोबारा खरीद लिया था, मगर हमारा रिश्तेदार अख्तर बेईमान हो गया और उसने मकान की रजिस्ट्री कराने से इनकार कर दिया। हमने मिन्नत समाजत भी की मगर वो ना माना और फिर तल्ख कलामी हुई तो वो अपने मुसल्ला साथी लेकर आ गया और उन्होंने मुझे फायरिंग करके जख्मी कर दिया। पुलिस ने मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं किया। मकान की मलकियत के सिलसिले में रुकैया बीबी ने अदालत में केस दायर कर दिया था, जिस पर उसके खावंद के चाचाजाद भाई अख्तर को रंज था। 2 रोज कबल रुकैया बीबी अपनी बेटियों के हमरा मतनाजा मकान में सो रही थी, जबकि उसके बेटे और खावंद दूसरे घर में थे। रुकैया की बेटी कोमल के मुताबिक सहरी के वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजे पर जाकर पूछा कि कौन है, तो जवाब मिला कि पुलिस वाले हैं, जिस पर उसने दरवाजा खोल दिया तो अख्तर अपने मुसल्ला साथियों के हमरा घर में घुस आया और तमाम अफराद को गन पॉइंट पर यरगमाल बनाकर रुकैया बीबी से स्टाम्प पेपर मांगे। रुकैया ने इनकार किया तो अख्तर ने उस पर फायरिंग कर दी, जिससे वो शदीद जख्मी हो गई और मौके पर ही दम तोड़ गई। मुलजिम फायरिंग करते हुए फरार हो गए। चीखो पुकार सुनकर लोग जमा हो गए, जबकि रुकैया का खावंद और बेटे भी वहाँ आ गए। मैं कमरे में सो रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरी अम्मी भी उठ गईं। उन्होंने मुझे कहा कि कोमल जाकर देखो दरवाजे पर कौन है। रात 3:30 बजे का वक्त था। मैंने दरवाजे पर जाकर पूछा कि कौन है, तो जवाब मिला कि पुलिस वाले हैं, दरवाजा खोलो। मैंने मुतमईन होकर दरवाजा खोल दिया तो आगे अख्तर और उसके साथी थे। उन्होंने असला उठा रखा था। वो मुझे मारते हुए कमरे में ले आए। उन्होंने अम्मी को और दीगर घर वालों को भी मारा। वो अम्मी से मकान के कागज मांगते रहे। अम्मी ने कहा कि वो अदालत में है, जिस पर अख्तर ने अम्मी को गोली मारकर कत्ल कर दिया और फिर वो भाग गए। मैंने गली में आकर शोर मचाया। इस दौरान गोली की आवाज सुनकर मोहल्ले वाले जमा हो गए थे। इत्तला मिलते ही बद्दोमली पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। पुलिस ने मकतूला के बेटे इमरान की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मुलजिमों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस वाले मुलजिमों की पुष्ट पनाही कर रहे हैं। मुलजिम हमें धमकियां दे रहे हैं और इलाके में ही फिर रहे हैं। हुकूमत इसका नोटिस ले और मुलजिमों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। मकतूला के वर्सा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वजीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मुलजिमों को फौरी गिरफ्तार करवाकर उन्हें इंसाफ दिलाया जाए। साथी रिपोर्टर मियां मोहम्मद शफीक के साथ आमिर शहजाद, समा, नारोवाल। कराची में साल 2011 के दौरान होने वाली खून रेजी के वाकयात ने 16 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस साल के दौरान 1700 से ज्यादा अफराद लुक़मा अजल बने, जिन्हें टारगेट किलिंग, लसानी फसादात और तशद्दुद की लहर के दौरान निशाना बनाया गया।
जबकि अगवा बराए तावान की वारदातों का सिलसिला भी जारी रहा। कराची शहर में जहां जराइम की वारदातें अपने उरूज पर रहीं, वहीं इस शहर ने तशद्दुद की वो लहर देखी जिससे शहर के मकीन खौफ के मारे लरज उठे। यहाँ ऐसे हालात भी पैदा हुए कि लोग अपने घरों से निकलते हुए भी घबराने लगे थे। राह चलते किसी को भी अगवा कर लिया जाता था और अगले दिन उसकी सरबरीदा, कटी पिटी और तशद्दुद लाश किसी कचरा कुंडी या नाले से मिलती थी। साल 2011 के दौरान टारगेट किलिंग और कत्लो गारत गरी के नए नए ट्रेंड्स भी मुतारिफ हुए। इस साल के इब्तदाई 2 माह के दौरान तो अमन अमान की सूरत हाल कदरे बेहतर रही, लेकिन मार्च के महीने से शुरू होने वाला बदतरीन खूनरेजी का सिलसिला अगस्त तक चलता रहा। CPLC के आदाद शुमार के मुताबिक सिर्फ 6 माह के अरसे के दौरान 1200 अफराद लुक्मे अजल बन गए थे। इस शहर में होने वाली तशद्दुद की बदतरीन लहर के असरात पूरे मुल्क में महसूस किए गए और पार्लियामेंट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इन हालात की बाज़गश्त सुनाई दी जाने लगी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कराची की सूरत हाल का अस खुद नोटिस लेते हुए कराची में अमन अमान की अबतरी की वजूहात का तयन करने की कोशिश की, जिसके बाद अदालत के अहकामात की रोशनी में इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने शहर में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज किया। इस तमाम सूरत हाल के बाद अमन अमान की सूरत हाल में वाज़ेह बेहतरी महसूस की गई और इस साल के आखिरी 4 माह के दौरान टारगेट किलिंग और जराइम की वारदातों में वाज़ेह कमी भी देखी गई। टारगेट किलिंग के हवाले से जब हम बात करते हैं तो टारगेट किलिंग अगर पिछले साल ज़्यादा थी तो इस साल इससे भी बहुत ज़्यादा थी और वो फिगर जो है, जो पिछले साल का फिगर था वो इस साल अगस्त तक मैच कर गया था। लेकिन इसके बाद मैं समझता हूँ कि कानून नाफिज करने वाले इदारे, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, जुडिशरी सब ने जो है वो इस बात का बड़ी सख्ती से नोटिस किया और उन्होंने मिल बैठकर सर जोड़कर एक फैसला कर लिया कि कराची से जो है वो इस टारगेट किलिंग का या रैंडम किलिंग का ख़ात्मा कर दिया जाएगा। मैं समझता हूँ कि सितंबर ऑनवर्ड्स इसमें कोशिशें जो है वो बराबर साबित हुई हैं और सितंबर ऑनवर्ड्स इस किस्म की किलिंग्स में कम अज़ कम 90% कमी आ गई है। CPLC के आदाद शुमार बताते हैं कि कराची में साल 2011 के पहले महीने में 130 अफराद कत्ल हुए, फरवरी में 85, जबकि मार्च का महीना शहर में बदतरीन खूनरेजी का महीना साबित हुआ। इस महीने में 200, अप्रैल में 169, मई में 118, जून में 174 और जुलाई के महीने में 325 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। माह अगस्त में 223, सितंबर में 70, अक्टूबर में 75, नवंबर में 73 और दिसंबर में 113 अफराद कत्ल हुए। सन 1995 को कराची की तारीख का बदतरीन साल करार दिया जाता रहा है। इस साल के दौरान 1742 अफराद कराची की सड़कों पर मारे गए, मगर साल 2011 में टारगेट किलिंग और कत्लो गारत के 1700 से ज्यादा वाक़यात रूनुमा हुए। 2011 को कंपेयर करते हैं तो कराची में टोटल नंबर ऑफ़ किलिंग्स जो है उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है और वो मैं समझता हूँ कि साल के आखिर में दिसंबर जब ख़त्म होगा तो वो 1700 से तजावज़ कर जाएगी। तो जब ये 1700 का फिगर हम देखते हैं तो शायद हम 1995 में चले जाते हैं। तो 1995 में कराची में 1700 से ज़ायद अफराद मारे गए थे, चाहे वो टारगेट किलिंग्स हों, रैंडम किलिंग्स हों या मुख्तलिफ हादसात हों जिसमें डकैती भी हैं, रोड एक्सीडेंट भी हैं और दूसरे जराइम भी शामिल हैं। तो 2011 क्राइम के लिहाज से मैं समझता हूँ कराची में या कराची की तारीख में एक तारीख तरीन साल था। पुलिस के मुताबिक कराची में टारगेट किलिंग और कत्ल की वारदातों के पीछे सियासी और फिरका वाराना अवामिल कार फरमा रहे हैं और कराची में गुज़िश्ता चंद माह के दौरान फिरका वाराना टारगेट किलिंग के वाक़यात में भी इजाफा देखने में आया है। टारगेट किलिंग को आप पहले तो उसको तकसीम करेंगे, वो टारगेट किलिंग है क्या। एक टारगेट किलिंग है जो सेक्टेरियन है, एक टारगेट किलिंग है जो एथनिक है और एक टारगेट किलिंग है जो पॉलिटिकल टारगेट किलिंग है। ठीक है, अमूमन ये होता है कि जो पॉलिटिकल टारगेट किलिंग होती है वो एकदम शुरू होती है, उसके बाद वो एथनिक में भी कन्वर्ट होती रही है कराची में। जैसे पॉलिटिकल इशूज़ सेटल्ड होते हैं वो दोनों चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन जो सेक्टेरियन टारगेट किलिंग है वो इस चीज़ से नहीं ख़त्म होती। उसमें जब तक आप मुल्ज़मान या दहशत गर्दी उसमें इन्वॉल्व होते हैं उनको गिरफ़्तार नहीं करते, वो ना उसमें कमी आती है और ना ही वो रुकती हैं। तो इसलिए इस साल के शुरू में तो अच्छी कारकर्दगी रही है, पुलिस ने पकड़े भी हैं, जिसकी वजह से सेक्टेरियन कार्रवाई जो आपको पता ही 2 ग्रुप्स जो आपस में लड़ते हैं उनमें काफ़ी कमी हुई थी। लेकिन मैं देख रहा हूँ पिछले 3-4 महीने से उसमें भी किसी हद तक इजाफा हुआ है। तफ्तीशी हुकाम का ये भी कहना है कि पुलिस ने इन वारदातों में मुलव्विस कई टारगेट किलर्स को गिरफ्तार किया है।
लेकिन अदालत में मुल्ज़मान के खिलाफ मकतूल के लवाहिकीन भी गवाही देने को तैयार नहीं होते, जिसकी वजह से मुल्ज़मान अदालतों से बाआसानी रिहा हो जाते हैं। काफ़ी तादाद में टारगेट किलर्स पकड़े भी गए, जिसमें हमने भी काफ़ी तादाद में लोग किलर्स पकड़े गए और वो जेलों में गए हैं और काफ़ी इसमें अभी तक जेलों में मौजूद हैं। प्रॉब्लम ये आ रही है कि एविडेंस न होने की बुनियाद पर टारगेट किलर को जितने भी मर्डर करने वाले हैं उनको बड़ा फ़ायदा पहुँचता है। पब्लिक जो है उसकी भी कई वजूहत हैं, लेकिन पब्लिक को जिनके कत्ल हो गए हैं, जिनके लोग मारे गए हैं, कम अज़ कम उनको तो सामने आना चाहिए, उनको इतनी हिम्मत करनी चाहिए कि अगर भाई बेटे या मियाँ का जो कत्ल हुआ है उसके अंदर कोई ऐसी एविडेंस जो पुलिस को रिक्वायर्ड है उसमें हमारी हेल्प करें तो इंशाल्लाह अपने कैफरे किरदार तक पहुँच सकते हैं। साल 2011 के दौरान कराची में दीगर जराइम की तरह अगवा बराए तावान की वारदातों का सिलसिला भी जारी रहा। इस साल अगवा बराए तावान के 106 केसेस सामने आए, जिनमें से 96 केसेस का पुलिस और CPLC ने सुराग लगाने का दावा किया है। CPLC चीफ का ये भी कहना है कि इस साल अगवा बराए तावान की वारदातें करने वाले 19 गिरोहों का भी खात्मा किया गया, जबकि साल 2010 में अगवा बराए तावान की वारदातें करने वाले तमाम मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। CPLC के सरबराह का ये भी कहना था कि इनके इक़दामात के बाद शहर में शॉर्ट टर्म अगवा बराए तावान की वारदातें कम हो गई हैं और अगवा बराए तावान की वारदातें करने वाले बड़े गिरोहों का भी खात्मा किया जा चुका है। साल 2011 में कराची में कत्लो गारतगरी के बदतरीन वाक़यात ने शहरियों के दिल दहला दिए। गुज़िश्ता कई बरसों की तरह 2011 भी कराची के बासियों के जहनों पर खौफ और बेयकीनी के अनमिट नकूश छोड़ जाएगा। सालिक शाह, समा, कराची। इसके साथ ही हम चलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब। आप समा के साथ रहिए।